नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम अंतरिक्ष जो कार्यक्रम की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम जो है प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी को देखेंगे, यानी कि जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है तो उसकी टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम जो उसका इतिहास देखेंगे कि जो पहले जो रॉकेट थे वो किस टाइप के थे और बाद में समय के साथ जो है उनमें क्या टेक्नोलॉजिकल जो है चेंजेस आए और जो है नए आधुनिक जो है रॉकेट का विकास हुआ है। तो सबसे पहले जो रॉकेट का विकास हुआ था भारत में, तो वो किस सीरीज़ के थे? वो SLV नाम की सीरीज़ के थे। तो जो यहाँ पे दे रखा है SLV-3। तो SL और V, S का मतलब यहाँ पे सैटेलाइट, L का मतलब लॉन्च और V का मतलब व्हीकल। यानी कि देखिए, आपको पता है, आप ये रही पृथ्वी और पृथ्वी से कुछ ऊंचाई की दूरी पर अगर हमको कोई सैटेलाइट को भेजना है उसके ऑर्बिट में, तो हमको क्या चाहिए होता है? पहले नंबर पे हमको देखिए, ये रहा आपका रॉकेट चाहिए होगा। हमको रॉकेट चाहिए होगा। रॉकेट के ऊपर हमको आगे सैटेलाइट रखते हैं, इसको बोलते हैं पेलोड। तो जो रॉकेट होता है उसके आगे अगर सैटेलाइट रखते हैं तो उसको बोलते हैं पेलोड। अगर इसी रॉकेट के ऊपर हम न्यूक्लियर वॉर हेड रख देते हैं तो उसको बोलते हैं वॉर हेड, ठीक है, या फिर बम वगैरह कोई भी चीज़ ऐसे रख देते हैं जो युद्ध से संबंधित होता है तो उसको बोलते हैं वॉर हेड। और लेकिन अगर सैटेलाइट रखते हैं, अगर इसी के ऊपर रखते हैं तो उसको बोलते हैं पेलोड। तो जो सैटेलाइट को पहुंचाने के लिए जो रॉकेट का इस्तेमाल किया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादा भारी जो होते हैं सैटेलाइट और बहुत ऊंचाई पर अगर उनको हमको भेजना होता है, अधिक ऊंचाई की ऑर्बिट में उनको अगर भेजना होता है सैटेलाइट को, तो उतना ही पावरफुल क्या होना चाहिए? रॉकेट होना चाहिए। तो प्रारंभ में तो भारत के पास इतने ज़्यादा पावरफुल रॉकेट नहीं थे, इसीलिए जो है कम ऊंचाई तक ही हम जो है सैटेलाइट को भेज सकते थे। तो जो हम देखेंगे कि भारत में जो है किस तरह से जो है जो रॉकेट लॉन्च व्हीकल है उनका विकास हुआ है। तो पहला है SLV-3, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये कब? 18 जुलाई 1980 के आसपास की बात है। तो तब जो है SLV-3 का जो है सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया था। तब यानी कि भारत ने जो है SLV-3 का जो है कि मतलब को बनाया था या फिर उसका डेवलपमेंट किया था। फिर क्या है, इस उपलब्धि के साथ ही भारत जो है रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जापान व चीन के अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य, यानी कि छठवां ऐसा देश था भारत जिसने जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया था। यह जो है जो SLV रॉकेट है वो 4 चरणों वाला जो है साधारण क्षमता का, ध्यान रखिएगा एक चीज़ यहाँ से, क्या है साधारण क्षमता, यानी कि इसकी पावर जो थी वो कम थी, साधारण थी, जनरल कैपेसिटी का था, ये प्रक्षेपण यान था। 4 चरण का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब कोई रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो आपने देखा होगा उसमें अनेक बूस्टर्स लगे होते हैं, यानी कि उसके अंदर ईंधन होते हैं, यहाँ पे फ्यूल टैंक लगे होते हैं ऐसे, ये इस तरह से। तो 4 चरणों में क्या होता है, जब एक साथ जो सारा फ्यूल को जलाया नहीं जाता है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाता है रॉकेट वैसे वैसे जो है पहले जो है सबसे पहले जो है पहला रॉकेट का फ्यूल टैंक चलाएंगे, पहला चरण चलेगा तो कुछ ऊंचाई पे पहुंचेगा, फिर कुछ ऊंचाई के बाद जब वो फ्यूल खत्म हो जाएगा फिर दूसरा चरण स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद तीसरा चरण स्टार्ट होगा, फिर चौथा चरण स्टार्ट होगा, ऐसे जो है वो अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। तो यानी कि जो रॉकेट होता है उसको विभिन्न चरणों में हम अंतरिक्ष में बाहर या फिर सेंड करते हैं, उसको भेजते हैं। और इस वाले जो SLV-3 जो रॉकेट था उसमें जो है ठोस ईंधन का जो है प्रयोग, यानी ठोस ईंधन प्रणोदक का मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोपेलेंट। तो ठोस ईंधन का जो है प्रयोग किया गया था। यानी SLV जो 3 लॉन्च व्हीकल है उसमें जो है ठोस ईंधन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि SLV-3 का जो है विकास कब किया गया? तो 1980 में किया गया था, पहली बात तो। फिर दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसकी क्षमता क्या है? तो साधारण क्षमता वाला है ये, तो दूसरा प्रश्न बन सकता है। फिर कितने चरणों वाला है? तो ये 4 चरणों वाला है, तो तीसरा प्रश्न बन गया। और फिर चौथा प्रश्न ये बनेगा कि जो इसमें ईंधन प्रयोग होता है वो कैसा है? लिक्विड है, गैस है, ठोस है? तो ठोस, यानी कि सॉलिड फ्यूल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन इस वाले से पूछे जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं, अगला दे रखा है इस ASLV। अब जो है समय के साथ तकनीकी का विकास किया गया और SLV का जो है उन्नत
संस्करण यानी कि उसका अच्छा वर्जन लॉन्च किया गया। वो क्या था? ASLV था। ए का मतलब ऑगमेंटेड और बाकी SLV का मतलब तो वही रहेगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, यह SLV-3 का संवर्धित यानी कि एनरिचमेंट, उसका जो अच्छा वर्जन, उन्नत वर्जन, यह जो है 100 से 150 किलोग्राम भार का, आगे सेटेलाइट जो है उसका भार कितना होगा, 100 से लेकर के 150 किलोग्राम का भार तक के उपग्रहों को जो है पृथ्वी की जो निचली कक्षा यानी कि लो ऑर्बिट है वहाँ पे स्थापित कर सकता है। तो ज़्यादा इसमें पावर अभी भी नहीं है, यानी कि निचली कक्षा तक ही पहुंचा पाएगा और 100 से 150 किलोमीटर तक के भार को। तो ये हो गया आपका ASLV सीरीज के जो रॉकेट थे। फिर उसके बाद समय के साथ क्या है, तकनीकी का उन्नयन किया गया और जो नया रॉकेट बनाया गया वो बहुत ही पावरफुल था और उसका नाम क्या है, PSLV। और ये जो है दुनिया के जो टॉप क्लास के जो लॉन्च व्हीकल है उसमें से एक आता है और इसके जो सफल अभियान बहुत से 50 से अधिक जो है इसके सफल अभियान रहे हैं। यानी कि जो लॉन्च किए गए हैं उसमें 50 से अधिक जो है सफल लॉन्च इसने अब तक कर लिए हैं। ये जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि, यानी सक्सेस रेशियो जो है PSLV का बहुत ही अच्छा है। तो यह जो है इसकी खास बात देख लेते हैं, यह 4 चरणों वाला है। तो पहला स्टेटमेंट, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बन गया हमारा कि PSLV जो है कितने चरणों में है, तो 4 चरणों वाला जो है ये रॉकेट है। और ये क्या है, ध्रुवीय प्रक्षेपण यान है। अब ध्रुवीय प्रक्षेपण यान क्या होता है, जैसे देखिए आप, ये पृथ्वी हो गई, आपको पता है ये नॉर्थ पोल हो गया, ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। अब बहुत से सैटेलाइट होते हैं, वो चक्कर कैसे लगाते हैं, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा ये हो गई, तो इक्वेटर के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाते हैं, ऐसे चक्कर काटते हैं, ठीक है, इक्वेटर के चारों ओर। और कुछ सैटेलाइट होते हैं जो पोल यानी ये नॉर्थ पोल से ऐसे ऐसे चक्कर मारेंगे, वो इस तरह से जो चक्कर लगाते हैं। तो जो PSLV रॉकेट है वो मुख्य रूप से जो है ध्रुवीय प्रक्षेपण यान है, क्योंकि जो इस तरह से जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की वो चक्कर काटते हैं, इस तरह के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें जो है कम ऊंचाई तक जो है हल्के उपग्रह प्रक्षेपण करने की ही क्षमता होती है। और जो होते हैं जो भूमध्य रेखा पे जो स्थापित होते हैं सैटेलाइट, वो बहुत ही ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। वो कौन सी होती है कक्षा, भू स्थैतिक कक्षा, वो हम आगे देखेंगे भी भूस्थैतिक कक्षा को। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो PSLV वाला रॉकेट है, लॉन्च व्हीकल है, ये क्या करता है, केवल उन्हीं सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है जो मुख्य रूप से जो है नॉर्थ से साउथ की दिशा में मूव करते हैं, वो चक्कर पृथ्वी का लगाते हैं। तो इसीलिए इनको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट। ये जो इस तरह से चक्कर काटते हैं सैटेलाइट, तो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए दूसरी खास बात क्या है, यहाँ पर PSLV के जो प्रथम व तृतीय चरण है, तो 4 चरण है, 1 2 3 4, 4 चरण है। तो पहला चरण हो गया और तीसरा चरण हो गया। ये दोनों क्या है, ठोस, यानी कि इसमें जो ईंधन का प्रयोग होगा वो कैसा होगा, सॉलिड फ्यूल का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। फिर जो दूसरा हो गया और चौथा चरण हो गया, यानी कि दूसरा और जो फोर्थ जो स्टेप हो गया, चरण हो गया, स्टेज हो गई, उसमें जो है लिक्विड यानी कि द्रव ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ, प्रथम व तृतीय चरण में ठोस प्रणोदक तथा द्वितीय व चतुर्थ में जो है द्रव प्रणोदक का प्रयोग में लाया जाता है, अभी प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से स्टेज में कौन सा ईंधन जो है प्रयोग होता है। पहले पूछेगा कि PSLV में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। और हमें याद रखना चाहिए 1 और 3 यानी कि उसमें ठोस होगा, ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाएगा, और 2 और 4 में लिक्विड ईंधन का प्रयोग किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे ईंधन के नाम भी दे रखे हैं। पहला दे रखा है कि ठोस प्रणोदक जो होता है, यानी कि सॉलिड प्रपेलेंट होता है जो, तो उसके अंतर्गत क्या किसका इस्तेमाल किया जाता है, अमोनिया पर क्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में तथा हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन से ईंधन हैं, ये ठोस हैं, सॉलिड वाले ईंधन हैं। फिर हम देख लेते हैं कि लिक्विड में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लिक्विड में जो है मुख्यतः जो है N2O4 जो होता है, N2O4 एवं अंशी
मेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्राजाइन का प्रयोग किया जाता है। तो नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको इसे बता दिया गया है बस केवल। अगला क्या देखा, TES। TES जो है भारत का जो है पहला सैनिक उपग्रह है। तो अब यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि भारत का जो पहला सैनिक उपग्रह कौन है, तो उसका नाम क्या है, TES। ये क्या करता है, जो भारत पाकिस्तान और जो चाइना की जो बॉर्डर है, यानी कि पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ये निगरानी करता है, सैनिक उपग्रह है ये। तो भारत के जो है सेना से संबंधित उपग्रह है ये, वहाँ की सुरक्षा को मजबूत करता है, बॉर्डर एरिया को। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला सैनिक उपग्रह कौन सा है, तो नाम याद रखिए, TES जो उपग्रह है वो भारत का पहला सैनिक उपग्रह है, और जिसे जो है PSLV द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये इसकी PSLV रॉकेट की कुछ खास बातें थी। अगला जो है आपका नया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये है GSLV। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो GSLV, जी का मतलब है जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस, ठीक है। और बाकी एस का तो मतलब वही होगा सैटेलाइट, और एल से लॉन्च व्हीकल, तो GSLV हो गया। अब देखिए जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब हम ये समझ लेते हैं पहले। तो ये रही आपकी पृथ्वी, ये रहा इक्वेटर भूमध्य रेखा। अगर हमको कोई भी ऐसा सैटेलाइट भेजना है जो हमेशा पृथ्वी के एक ही स्थान पर रहे, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो, यानी कि मान लो सैटेलाइट यहाँ पर है और हमको पता है कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में घूमती है, तो 24 घंटे में इसको भी अपना एक चक्कर लगा लेना है, ऐसी स्थिति में होना चाहिए इसको, इस सैटेलाइट को। समझ गए होंगे आप। अब ये स्थिति मिलती कहाँ, ये स्थिति मिलती है भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा से अगर हम 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम किसी सैटेलाइट को हम छोड़ते हैं या फिर स्थापित करते हैं, तो पृथ्वी को पूरा, यानी पृथ्वी की जो परिक्रमा करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे लगेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो अगर यहाँ इस सैटेलाइट को देख रहा है तो हमेशा उसको सैटेलाइट यहीं पे स्थिर दिखाई देगा, क्योंकि 24 घंटे में ये बिंदु घूम करके फिर यहीं पर आ जाएगा, और 24 घंटे में सैटेलाइट घूम करके भी फिर यहीं पर आ जाएगा। तो इन दोनों की जो स्थिति है सापेक्षिक, यानी कि रिलेटिवली जो स्थिति है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो परिवर्तित नहीं होगी। तो देखा होगा आपके घरों में जैसे जो डिश टीवी लगा होता है, एयरटेल का है, वीडियोकॉन का है, या फिर अन्य जो है D2H वगैरह हैं, तो वो जो होते हैं इन्हीं सैटेलाइट्स का प्रयोग करते होंगे। आपने देखा भी होगा जो वीडियोकॉन की जो छतरी होती है, छत पे लगी होती है छतरी, वो छतरी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगी होती है, और एयरटेल की दूसरे डायरेक्शन में लगी होती है, D2H की दूसरे में लगी होती है, रिलायंस की है तो दूसरे डायरेक्शन में है, सबकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि उनके जो सैटेलाइट हैं वो ऑर्बिट में अलग अलग दिशा में हैं, अलग अलग पोजीशन पे स्थापित किए गए हैं, लेकिन सबकी ऊंचाई जो हो कितनी होगी, कम से कम 36,000 किलोमीटर होगी, क्योंकि तभी जो है उनकी पोजीशन नहीं बदलेगी, और उनसे आने वाली जो तरंगें होती हैं वो हमेशा उसको प्राप्त होती रहेंगी। तो यहाँ पे जो है जो संचार उपग्रह होते हैं, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, संचार उपग्रह होते हैं, ठीक है, संचार उपग्रह होते हैं, उनको कहाँ पे स्थापित किया जाता है, उनको जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी 36,000 किलोमीटर की जो ऑर्बिट है उसमें क्या किया जाता है, इनको स्थापित किया जाता है, ठीक है। जितने भी सैटेलाइट हैं, चाहे एयरटेल का हो, जितने इनके सैटेलाइट जो हैं, यानी कि इनके जो सर्विस प्रोवाइडर सैटेलाइट्स हैं, वो इन्हीं कक्षाओं में ही जो है स्थापित किए जाते हैं। इससे क्या होता है, इनकी जो जगह होती है कभी भी चेंज नहीं होगी, इसीलिए अब जगह चेंज अगर हो जाएगी तो क्या, आज आपका एंटीना इधर लगा हुआ है, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो फिर एंटीना जो छतरी होती है जो सिग्नल को रिसीव करती है, तो सिग्नल उसको मिलेंगे ही नहीं अगर उसकी पोजीशन चेंज हो गई अगर एक बार। तो इसीलिए जो है हमेशा ये जो सैटेलाइट्स होते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, ये हमेशा एक जगह स्थिर रहते हैं, इनकी सापेक्षता जो है स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। छतरी अगर यहाँ पे लगी हुई है तो इस छतरी और सैटेलाइट में हमेशा जो है एक जैसा संबंध पाया जाएगा, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये रहे आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब इतनी ऊंचाई पर अगर किसी सैटेलाइट को भेजना है हमको, तो उसके लिए क्या चाहिए, पावरफुल चाहिए ना। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमको भेजना है सैटेलाइट को, तो बहुत ऊंचाई है, प्लस क्या है सैटेलाइट भारी भी होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट
सैटेलाइट्स में ट्रांसपोंडर वगैरह होते हैं ले जाने के लिए, और बहुत सारे उसके अंदर अन्य सामान होते हैं। तो अब उनको इतना भारी सैटेलाइट है तो उसको भेजने के लिए हमको कैसा इंजन चाहिए, बहुत ही पावरफुल इंजन चाहिए। तो इसके लिए जो है क्या भारत ने किसका विकास किया, भारत ने जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV का क्या किया, विकास किया। और पहले क्या है, ये तो भारत जो है पहले रसिया से जो रूस से जो है लेता था रॉकेट को, लेकिन क्या है समय के साथ क्या है रसिया ने जो है भारत को जो है देने से मना कर दिया, क्योंकि उसको लगता था कि कहीं ये इसका इस्तेमाल, इस रॉकेट का इस्तेमाल जो है एंड परमाणु बम के विकास में या फिर उसके इस्तेमाल में ना कर ले, क्योंकि परमाणु बम भी, बम तो बनाना आसान है ना, परमाणु बम तो बना लिया भारत में। अब मान लो अब परमाणु बम बना लिया, लेकिन अगर रॉकेट नहीं होगा उसको छोड़ने के लिए, अब मान लो रसिया यहाँ पे बहुत दूरी पे है, अमेरिका यहाँ पे बहुत दूर पे है, यूरोप बहुत दूर है, तो ऐसे में अगर हमको परमाणु बम को इन देशों में अगर मान लो युद्ध की स्थिति आती है, कभी ऐसी परिस्थिति बनती है हमको यहाँ तक भेजना है, छोड़ना है इन देशों में, इन भागों में अगर परमाणु बम को, तो क्या करेंगे, हमको उसके लिए रॉकेट चाहिए ना उसको छोड़ने के लिए। तो ऐसी जो लंबी दूरी की जो मिसाइल्स होती हैं उनको बनाने के लिए जो हमें ऐसे ही रॉकेट चाहिए होते हैं, तो इसीलिए जो है रसिया ने जो है ये भारत को जो है आपूर्ति करने से मना कर दिया। अब ऐसे में क्या हुआ, भारत तो वैसे भी शांति प्रिय देश है एक है, लेकिन उसने क्या, उसका अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है उससे बाधित होने लगा। तो ऐसे में जो है भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम बाधित ना हो, रुके ना, उसमें कोई किसी प्रकार की रुकावट ना आए उसके विकास में, इसलिए जो है भारत ने स्वदेशी तकनीकी के आधार पर जो है GSLV का विकास किया है। इसमें जो है क्रायोजेनिक इंजन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं पहले हम कि GSLV जो रॉकेट है उसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं। तो पहली खास बात तो यही हो गई कि यह भूतुल्यकालिक या फिर भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है, यानी कि जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होते हैं उनको लॉन्च करने का यान है, यानी लॉन्च व्हीकल है ये। फिर दूसरी खास बात क्या है, GSLV जो है 3 चरण वाला उपग्रह है। तो PSLV में 4 चरण होते हैं, तो यहाँ की खास बात क्या होगी, यहाँ पे 3 चरण है केवल। पहले चरण में ठोस ईंधन का प्रयोग होगा, दूसरे चरण में क्या है, द्रव ईंधन का प्रयोग होगा यानी कि लिक्विड प्रोपल्सन का यूज होगा, तीसरा जो चरण है सबसे महत्वपूर्ण चरण यही है। तो तीसरे चरण में जो है क्रायोजेनिक इंजन का जो है उपयोग किया जाता है इसमें। तो क्रायोजेनिक जो है टेक्नोलॉजी भारत के पास जो नहीं थी पहले, तो जो है क्रायोजेनिक इंजन के लिए जो है रसिया पर वो निर्भर था, तो रसिया ने जो है क्रायोजेनिक इंजन देने से तो मना कर दिया है। तो अब भारत ने क्या किया है, स्वदेशी जो है क्रायोजेनिक इंजन का विकास कर लिया था 2014 में। 2014 में जो है स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से जो है लॉन्च किया गया था वह सैटेलाइट्स को। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या खास बात है, क्रायोजेनिक तकनीकी का देख लेते हैं क्या होती है। तो क्रायो क्रायो का मतलब होता है अत्यंत निम्न ताप, यानी कि माइनस में -253 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के आसपास का ताप की बात होती है, यानी कि बहुत ही कम तापमान पे ये इंजन कार्य करता है, ये तकनीकी जो है कार्य करती है। कैसे होती है क्रायोजेनिक, देखिए मान लो ये कोई इंजन है और यहाँ पे क्या होती है, लिक्विड में हाइड्रोजन भरी होती है और ऑक्सीजन होती है इसके अंदर लिक्विड में। अब जो हाइड्रोजन होती है वो लिक्विड अवस्था में कब होती है, जब माइनस का तापमान होना चाहिए 253 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसको लिक्विड होने के लिए -183 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे ये लिक्विड होती है। अब ऐसे में होता क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, कोई इंजन है तो यहाँ पे क्या होगा, आग होगी ना, प्रोपल्सन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि आग है, यहाँ पे है क्या, इंजन जल रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, ब्रस्ट हो रहा है यहाँ पर है, तभी तो थ्रस्ट मिलेगा ऊपर की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या तापमान, हमको हमारे सामने चुनौती क्या होती है, हमारे सामने चुनौती ये है कि जो ये बर्तन है, यानी कि जो ये आपका जो टैंक है जहाँ पे ये लिक्विड में भरा हुआ है, इसके इधर का तापमान क्या होना चाहिए, माइनस में इतना कम तापमान होना चाहिए, इतना कम तापमान होना चाहिए, लेकिन इधर क्या है आपका गर्म हो रहा है, बहुत आग है इधर ना, ब्रस्ट होंगे इधर। तो अब ऐसे में चुनौती होती है कि ऐसा यहाँ पे कौन सा मटेरियल का यूज़ किया जाए जो तापमान को रोक सके, यानी कि तापमान के आदान प्रदान को यहाँ पर रोक सके, तो यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसीलिए जो है भारत ने जो है एक मिश्रित धातु का एक पात्र बनाया है, यानी कि बर्तन बनाया है, पात्र, जिसका इस्तेमाल जो है टैंकर बनाने में, ये इस तरह के टैंक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, वो जिसके तापमान, इधर का तापमान रहेगा माइनस में रहेगा और इधर का तापमान अधिक रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इधर।
तो ये तकनीकी है। ये तकनीकी का विकास बहुत ही जटिल था। ऐसे कुछ ही देश हैं जैसे रसिया हो गया, यूएसए हो गया और साथ ही में जो है चाइना हो गया। इस तरह के जो कुछ विकसित देश हैं और बड़े बड़े देश हैं जो उन्हीं के पास ये तकनीक थी। अब लेकिन भारत ने भी जो है इसका विकास कर लिया है। तो हमने यहाँ पे देख लिया क्रायोजेनिक ईंधन तकनीकी के बारे में। फिर देखिए अगली खास बात क्या होती है, भूतुल्यकालिक कक्षा जो होती है वो कितनी ऊंचाई के ऊपर होती है, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है, यानी कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। कक्षा मतलब तो ऑर्बिट होता है जिसमें चक्कर मारता है वो सैटेलाइट। तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हमेशा कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी ऊंचाई पे होता है, उसका एल्टीट्यूड क्या होता है, तो एल्टीट्यूड हमेशा कितना होता है 36,000 किलोमीटर। रट्टा मान लीजिए, इसको बहुत बार पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा गया है, तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला देख लेते हैं, अब हम क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के बारे में को समझ लेते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन थोड़ा और देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को छूटा होगा तो वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो पहले हमने देख ही लिया, 0 से लेकर के -150 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है, यानी कि बहुत ही अत्यंत निम्न ताप। फिर दूसरी बात क्या होगी, क्रायोजेनिक अवस्था वाले इंजनों में क्या है, अति निम्न ताप जो होता है -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन गैस होती है उसका ईंधन के रूप में, तथा ऑक्सीजन का जो है -183 डिग्री सेंटीग्रेड का आक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मिल करके जब ईंधन बनता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और इसकी जो ऊर्जा होती है, बहुत ऊर्जा यानी कि जो कैलोरी वैल्यू होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, और ये कोई पोल्यूशन में भी नहीं फैलाता है ये ईंधन। तो बहुत ही अच्छा ईंधन है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, इतने कम तापमान पे जो है ये बनाए रखना सिस्टम को पूरा। फिर क्या है, क्रायोजेनिक इंजन से क्या है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान होती है, हमने अभी आपको बता दिया है। फिर अगला क्या है, भारत में जो है 2014 में जो है स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीकी विकास कर लिया है। तो भारत ने भी जो है बनाना शुरू कर लिया है और अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को वो आगे तेजी से बढ़ा रहा है। तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे हमने आज के वीडियो में क्या देखा, जो भारत ने जो है प्रमुख जो है लॉन्च व्हीकल का जो है विकास किया है वो हमने देखा। तो पहले क्या हमने देखा, SLV-3 का विकास किया हमने, फिर ASLV का विकास किया हमने, उसके बाद PSLV का विकास किया हमने, और उसके बाद हमने GSLV का जो है विकास किया हमने, GSL और फिर V। और PSLV जो है बहुत ही रिलायबल हमारा रहा है। अब तक जो है 50 से प्लस यानी 50+ जो है सफल अभियान ये संपादित कर चुका है, और भारत को जो है विश्व के स्तर पे यानी कि वैश्विक स्तर पे जो है बहुत बड़ी मान्यता दी है। भारत के जो स्पेस प्रोग्राम को बहुत ही ज़्यादा सफलता दी है, और GSLV ने भी जो है काफ़ी जो है अच्छे सफल अपने अभियान में प्रारंभ किए हैं, दिए भी हैं, और यह भी विकास की चरण की अवस्था में है। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ मुख्य जो है लॉन्च व्हीकल। इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में तो अब आप उनको करने में सक्षम होंगे। कुछ जो फैक्ट वाले एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपको ईयर याद करना पड़ेगा, और कुछ फैक्ट होता है उनको याद करना पड़ेगा, तो उनको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जो करिए। बहुत से लोग वीडियो देख लेते हैं पूरा, लेकिन लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, पता नहीं क्या है। तो लाइक जरूर करिए, अगर पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए कोई कमी है तो बताइए कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, कोई कमी है तो कमी बताइए, ताकि हम आगे उसको सुधार सकें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आगे आने वाले वीडियोज़ होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का फिर वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।